क्वेश्चन नंबर 16, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है आपको 800 न्यूटन पर मीटर, हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक्सटेंशन है जो उसका वो 5 सेंटीमीटर है। फिर पूछा है आपको वर्क डन निकालना है जब आप एक्सटेंशन को बढ़ाएंगे फ्रॉम 5 टू 15 सेंटीमीटर। क्या मतलब इसका? एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रहा होगा, लेट से ये उसकी मीन पोजीशन है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, ये एक्सटेंड है 5 सेंटीमीटर तक। आपको इसको करना है यहां से 15 सेंटीमीटर तक, और निकालना है कि इसको यहां से आप यहां ले जाएंगे 1 से 2 तक, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो वर्क डन विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। फोर्स था F इक्वल टू माइनस के एक्स, एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आप पहले फर्स्ट पॉइंट पे देखेंगे तो इट विल बी हाफ के x1 स्क्वायर, वेयर हाफ इंटू 800, और जो x है आपका उसको मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो x है वो आपका SI यूनिट में है, सॉरी k जो है वो SI यूनिट में है। तो x विल बी 5/100 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व कर लें, या फिर UF पहले लिख लें, हाफ 800 इंटू 15/100 का स्क्वायर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, एंड इट इज इक्वल्स टू हाफ 800, 100 का स्क्वायर कॉमन आएगा, 15 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 400, 10 की पावर 4, ये आपका हो गया 2 to 5, हाँ जी 25, 200 ये आ जाएगा, 400 इंटू 200, 8 जूल वर्क डन हो गया आपका। ठीक है, ऐसे आपका निकलेगा। अगला सवाल भी सेम तरह का है। बताया गया है कि 4 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर बियॉन्ड इट्स अनस्ट्रेच्ड लेंथ। आपका स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, इसको यदि 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया जाए तो यहां तक स्ट्रेच करने का जो वर्क डन है वो है 4 जूल। ये बोल रहा है द एक्स्ट्रा वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट थ्रू एडिशनल 10 सेंटीमीटर। अगर आपको एडिशनल 10 सेंटीमीटर उसको स्ट्रेच करना है, एडिशनल 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? यहां से यहां तक स्ट्रेच करने में 4 जूल वर्क करना पड़ा, अगला 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा आपको निकालना है। यहां से यहां किया है, अब देखो यहाँ पे के नहीं पता है, के इज अननोन, तो पहला जो स्टेप गिवन है वहां से आपका के आ जाएगा। देखते हैं कैसे। वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्क डन इज 4 जूल, हाफ के इज अननोन, एक्स आप कन्वर्ट कर लो, या अगर दो इक्वेशन बनाएंगे तो आप बिना कन्वर्ट करे भी निकल सकता है। कैसे? देखो यहां मैंने कन्वर्ट नहीं किया, देखो स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां से यहां तक का वर्क डन, 1 से 2 जाने का वर्क डन विल बी, वो वर्क डन निकालना है, और वो होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब यहां से यहां तक का x और यहां से यहां तक का x। क्या मैं लिख दूं 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर? अब दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये हाफ के कट जाएगा। यहां पे मैंने इसको मीटर में इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि डिवाइड करने पे यहाँ पे 10 की पावर 4 बनता, यहां भी बनता,
डिवाइड करूंगा तो कट जाता वो, तो डायरेक्टली यहाँ पे बिना डिवाइड किए आप बिना कन्वर्ट किए सोल्व कर सकते हैं। तो इट विल बी 4/w 10 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 100 और ये हो गया 400 माइनस 100 बटा 300, 3 आ गया। तो 4/w इज 1/3, वर्क डन इज 12 जूल। ठीक है, ये आपका वर्क। आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया कि कन्वर्ट क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि कट जाना था वो। ठीक है, एसटी पूछना है बेटा कुछ? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दे रखा है पार्टिकल इन अ सर्टेन कंजर्वेटिव फोर्स हैज अ पोटेंशियल एनर्जी। एक पार्टिकल है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 20xy अपॉन z। आपको फोर्स निकालना है। यहां पे आपको नया फॉर्मूला देखने को मिलेगा। हमने अभी तक ये देखा था कि u एज अ फंक्शन ऑफ x स्क्वायर 2x प्लस 3, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल देखी थी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल आ गया है। अगर यहाँ पे फोर्स निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला बताएं। हाँ जी, du, दैट्स इट, माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स Fc इज माइनस du/dx। आपने ये किया था जब सिंगल वेरिएबल हो। यहां पर आपके पास 3 वेरिएबल हैं x y z, तो यहां पे फोर्स निकालने के लिए आप क्या करते हैं, देखें ध्यान से। फोर्स विल बी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x i कैप माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y j कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू z k कैप। ये 3 आपके वो आ गए हैं। ठीक है, अब देखें ध्यान से। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि हमें अगर मैं इसकी बात करूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, बट उस टाइम आपको y और z को कांस्टेंट मानना है। अगर y z कांस्टेंट होंगे तो आपका ये कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन बताएं? del u by del x means differentiation of u with respect to x and considering y and z constant। अगर y z कांस्टेंट है, 20 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो सम कांस्टेंट इनटू x हो गया। डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, 1 इनटू दैट कांस्टेंट, तो ये आपका आ गया -20 y by z i कैप। अगला बताएं, 20x by z, यहाँ पे z को डिफरेंशिएट करना है, z की पावर -1 है, तो माइनस और एक स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस जो आया उसके कारण प्लस हो जाएगा। 20xy बाय z स्क्वायर k कैप। डन। अगला सवाल आपको गिवन है, मोटर ऑफ 100 हॉर्स पावर। एक मोटर है जिसकी पावर 100 हॉर्स पावर दी गई है, is moving a car with a constant velocity, is moving a car with constant velocity that is 72 किलोमीटर पर आवर। पूछा है फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन ऑन द कार इज। सवाल रिपीट कर रहा हूं, एक कार का कोई इंजन है
वो इतनी पावर जनरेट कर रहा है और कार को मूव करा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी पे। तो पूछ रहा है कि वो इंजन कार पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये पूछा गया है। यहाँ पे नया वर्ड आपके लिए हॉर्स पावर। हॉर्स पावर भी आपकी, जैसे पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वोट, ऐसे ही आपकी हॉर्स पावर भी एक यूनिट होती है इसकी, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वोट, ये रहता है, ठीक है। और पावर का फॉर्मूला आपको क्या पता है, P इक्वल टू एफ वी। दो फॉर्मूले आपको पता है, एक P इक्वल टू एफ वी है, पावर गिवन है, कन्वर्ट कर लें 746, फोर्स निकालना है। अगर ये वोट में आ गया तो अब वेलोसिटी को आप एसआई में कन्वर्ट करोगे। ये 72 है, 72 को अगर एसआई में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 5/18, 18 चौक 72, 5 चौका 20, 20 आ गया। डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा फोर्स का। हाँ जी, जो आंसर अवेलेबल मेरे पास है 3730 न्यूटन इज योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल सुन लें एक बार। अ बॉडी ऑफ मास m, m मास की बॉडी है, स्टार्टिंग मूविंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0। हाँ, वो मैंने इसका ना कुछ वो डायग्राम मिसिंग है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ उसको, डायग्राम अभी निकालना पड़ेगा नहीं तो। अब बॉडी ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स अलोंग x एक्सिस विद कांस्टेंट पावर। पावर आपकी कांस्टेंट है और वो x एक्सिस के अलोंग आपकी बॉडी मूव कर रही है। यू हैव टू कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, ठीक है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके काम में आएगा। पावर का फॉर्मूला होता है F इंटू वी। पावर कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है तो ये हो सकता है कि ये दोनों वेरी कर रहे हो, इनके पे कमेंट नहीं कर सकते हैं, पर इन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब फोर्स को मैं, हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। हमें कुल मिला के यहां से कोई x का टर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, अगर फोर्स को मैं लिख दूं मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास भी कांस्टेंट है, ये पावर भी कांस्टेंट है, अब एक्सेलरेशन और v रह गया। हमें निकालना है v और x का रिलेशन, x कभी भी अभी भी नहीं दिखा है हमें। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू dv बाई dt, पर ऐसा लिखने से भी मुझे कहीं x नहीं दिखा। a को एक चीज और लिख सकते हैं, a इक्वल टू v dv बाई dx। कैसे आए देख लेते हैं। इसको मैं ऊपर नीचे अगर dx से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मल्टीप्लाई करना नहीं बोलते बट हाँ समझने के लिए आप इसको देख सकते हैं। तो dx बाय जो dt है इट बिकम्स v और dv बाई dx। ये रिलेशन कई बार काम में आता है, तो आप एक्सेलरेशन के दोनों फॉर्मूले याद करेंगे। कौन सा, a इक्वल टू dv बाई dt एंड a इक्वल टू dv बाई dx। यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे, तो p इक्वल टू m v dv बाई dx v। अब आप देखें, इसको इस साइड ले आए, p बाई m dx v स्क्वायर dv। हमें v और x के में रिलेशन निकालना है, तो ये लिखते ही एटलीस्ट x दिख तो गया, और दिखने के बाद हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। अभी dx और dv के टर्म में आया है, ये x के टर्म में नहीं आया, तो इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो p बाई m x v क्यूब बाई 3 प्लस सम कांस्टेंट। इंटीग्रेशन दो तरह का होता है आपका, डेफिनेट इनडेफिनेट। डेफिनेट जिसमें लिमिट्स होती हैं, इनडेफिनेट में कांस्टेंट ऐड होता है।
फिर आप कंडीशंस पुट करके सी की वैल्यू निकालते हैं। जैसे बोला गया है यहाँ पे कि जब पार्टिकल स्टार्टिंग में है तो उसकी वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, तो x 0 पुट करूंगा तो v भी 0 है, इसका मतलब c भी ऑटोमेटिक 0 हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे ये आ गया आपका p बाय एम एक्स वी क्यूब बाय 3, तो x इज प्रोपोर्शनल टू v क्यूब, ऐसा कुछ रिलेशन बनेगा। ठीक है, मेन पॉइंट था कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करके और मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना था। ठीक, अगला सवाल इंपॉर्टेंट है काफी, और अगर पहले नहीं कर रखा है तो एग्जाम में नहीं कर सकते हैं, स्टैंडर्ड सवाल है। ये एक मोटर है जो इस टैंक में से पानी उठा के कहीं छत के ऊपर पहुंचाएगी। लेट्स से पाइप है, सवाल क्या बोल रहा है, अ पंप इज यूज्ड टू डिलीवर अ वाटर एट अ सर्टेन रेट फ्रॉम अ गिवन पाइप to obtain n times water from the same pipe in the same time, by what factor force motor should be increased। ये बोल रहा है जिस रेट से अभी पानी इस टैंक में चढ़ रहा है, अगर उसके n टाइम्स कर दूं, जो पानी का टैंक में चढ़ने का रेट है वो पहले की तुलना में अगर n टाइम्स हो जाए, तो मोटर जो अभी फोर्स लगा रही थी उसके कितने गुना फोर्स लगानी पड़ेगी। कहने का मतलब है अगर n की वैल्यू मतलब 2 है, पहले पानी चढ़ रहा था 2 लीटर्स पर सेकेंड, आपको 2 गुना करना है, 4 लीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, देखते हैं। जब हम स्टार्टिंग की बात करें, जब n टाइम्स नहीं चढ़ाना पड़ रहा, तो लेट से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है a, पार्टिकल यहाँ टैंक में जो वाटर पार्टिकल्स है वो रेस्ट में है, और जैसे ही मोटर के अंदर वो आएंगे, फोर्स लगेगी, तो उनकी वेलोसिटी लेट से v हो गई है, तो यहाँ पानी v से निकल रहा है, यहाँ v से एंटर कर रहा होगा, वहां पे v से निकल रहा होगा, क्योंकि जो पाइप है उसका एरिया कांस्टेंट है। तो अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग आउट पर सेकेंड, मैं कहूं वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड, आपका हो जाएगा a इंटू वी, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब मैं कहूंगी मास, या जब n टाइम्स करना है और पाइप का एरिया सेम रहना है, इसका मतलब मैं वेलोसिटी को मुझे n टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि पाइप सेम है तो, और n टाइम्स पहुंचाना है पानी, तो वेलोसिटी को n टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी को मैं आगे कर रहा हूं, अगर वॉल्यूम पर सेकंड इतनी है तो मास कमिंग आउट पर सेकंड कितना हो जाएगा बताएं। अगर वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकंड इज a इंटू वी, देन व्हाट विल बी मास कमिंग आउट पर सेकंड इंटू डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ वाटर मान ले रो है आपकी, ए वी रो पहले भी आया नहीं, हाँ जी, इतना मास पर सेकंड में ऊपर जा रहा है, ये 1 सेकंड की बात है, 1 सेकंड में इतना मास जा रहा है। अब देखें ध्यान से, 1 सेकंड में इतना मास पानी का बाहर आया, तो वो मास यहां जब था टैंक में तब रेस्ट में रहा होगा, और जैसे ही मोटर ने फोर्स लगाया तो उसके अंदर वेलोसिटी v आ गई, तो उसका मोमेंटम, उसकी वेलोसिटी 0 से v हो गई है, तो मोमेंटम चेंज जो होगा डेल्टा p इन दिस 1 सेकेंड विल बी, इतना मास निकल रहा है 1 सेकेंड में, तो ए वी रो इंटू वी माइनस 0, ये मास था जो 1 सेकेंड में ऊपर चढ़ा, ये उसकी वेलोसिटी हो गई है, पहले रेस्ट में था फिर वेलोसिटी हो गई, और स्टार्टिंग में मोमेंटम 0 था, तो मोमेंटम चेंज ये आ गया, और ये मोमेंटम चेंज आपका किसमें है 1 सेकेंड में है। अगर 1 सेकेंड में है तो ये यही आपका क्या कहलाएगा, फोर्स, ए रो वी स्क्वायर, फोर्स का एक्सप्रेशन आपका ये आ गया। बताओ ये बात समझ में आती है क्या? अब यदि आपको n टाइम्स पानी चढ़ाना है
तो आपको वेलोसिटी को n टाइम्स करना पड़ेगा। यहाँ वेलोसिटी को n टाइम्स करोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स। तो फोर्स F डैश बिकम n स्क्वायर टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स। अगर पानी 3 गुना चढ़ने लगेगा तो फोर्स को 9 गुना होना पड़ेगा। ठीक है। पावर डिलीवर्ड की बात करें, पावर डिलीवर्ड बाय पंप, ये सवाल में पूछ नहीं रखा है पर फिर भी देख लें। पावर डिलीवर्ड विल बी F इंटू V। फोर्स का एक्सप्रेशन आपने लिख लिया है, पावर विल बी A रो V क्यूब। अब पावर विल बी क्यूब n क्यूब टाइम्स P डैश विल बी n क्यूब ऑफ ओरिजिनल पावर। ठीक है। अगला सवाल कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक पॉइंट उसमें है बताने लायक, देख लेते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg, एक 4 kg की बॉडी है, इज मूविंग अप एन इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन में ऊपर की तरफ जा रही है। दोबारा बोल रहा हूं, बॉडी ऑफ मास 4 kg इज मूविंग अप एन इंक्लाइन प्लेन राइजिंग 1 in 40। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, राइजिंग 1 in 40। इस बात का मतलब है अगर यहां पे इंक्लाइन प्लेन पे 40 का डिस्टेंस चल लेगी तब वो ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर उठेगी। अगर यहां उसने 40 चला तो यहां पे 1 मीटर वो लेवल से ऊपर आएगी। दिस इसका मतलब है जो स्टेटमेंट लिखी है राइजिंग 1 in 40। तो 1 in 40 देने का मतलब सिंपल सा बोल रहा है वो कि वो आपको साइन थीटा बताना चाहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा इज 1/40, ये आपको बताना चाहता है। अब सवाल दोबारा पढ़ता हूं। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इज मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन विद अ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके ऊपर कोई बॉडी 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर चढ़ रही है और ये जो थीटा है इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइन थीटा इज 1/40। अब एक बात बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और मान लेते हैं कि ये प्लेन स्मूथ है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, तो क्या बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा? अदरवाइज तो ये स्लिप करके नीचे आता। अगर ये ऊपर की तरफ कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो आप जो बाहर से फोर्स लगाएंगे वो कितनी होगी? होगी उतनी इसकी अपोजिट, बट कितनी होगी? अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इट मींस नेट फोर्स ऑन इट इज 0। तो जितनी फोर्स नीचे की तरफ ग्रेविटी लगाएगी उतनी फोर्स हमें ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी। इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो फोर्स होती है एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोर्स है आपकी एम जी साइन थीटा। तो आपको जो फोर्स लगानी पड़ेगी एफ, वो भी एम जी साइन थीटा लगानी पड़ेगी। मास 4 kg है, ये 10 है और साइन थीटा इज 1/40, तो ये 1 आ गया। कुल मिला के जो आप बाहर से फोर्स लगा रहे हैं वो 1 न्यूटन है। एक बात तो ये पता लगी, बट सवाल में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि बॉडी इज मूविंग विद 40 मीटर पर सेकेंड, इफ एफिशिएंसी इज 50% देन कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड। हाँ, पावर रिक्वायर्ड, पावर रिक्वायर्ड। अगर एफिशिएंसी आधी है, 50% है, तब कितना आपको पावर डिलीवर करना पड़ेगा? पावर का फॉर्मूला है P इक्वल टू F इंटू वी। पर 50% एफिशिएंसी का मतलब है कि जितनी लगाओगे उसका आधा उसको मिलेगा। उसको रिक्वायरमेंट कितने की है? फोर्स इतना है, उसकी उसकी वेलोसिटी 40 है, उसको रिक्वायरमेंट है, हाँ जी, 4
एक मिनट, एफ आपका 1 है और वेलोसिटी 40 है, तो उसको 40 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप लगाओगे कितना 80 वोल्ट। 80 वोल्ट पावर डिलीवर करी जाएगी, लेकिन एफिशिएंसी आधी है तो 40 इसको मिलेगी। 80 इसका आंसर है, 80 वॉट। आपको जो आंसर 78.4 दे रखा है वो जी को 9.8 लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट इन दिस चैप्टर। थैंक यू।